तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट कैपिटल एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो कहते हैं भी किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए कैपिटल हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए हमें दो टाइप की कैपिटल चाहिए। एक तो चाहिए होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक चाहिए वर्किंग कैपिटल। ये बात तो हमको पहले भी पता है कि कैपिटल, फिक्स कैपिटल चाहिए वो तो ऐसा समझ लो कि हमारी जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी उनको खरीदने के लिए चाहिए फिक्स्ड कैपिटल। जैसे हमारे पास फिक्स एसेट्स होती है ना, उसके लिए फिक्स कैपिटल चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ होएगी। और जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो हमारी, आपको पता है, डेली रूटीन के खर्चों को पे करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। तो डेली रूटीन के पूरे करने के लिए भी कैपिटल चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल, और जो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए वो फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है उसका एस्टिमेशन क्या है। तो कहता है कि एन एंटरप्रेन्योर शुड मेक एस्टिमेशन फॉर द फंड्स टू बी रिक्वायर्ड टू रन द प्रोजेक्ट स्मूथली। कोई भी प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट हमारा बहुत अच्छे से स्मूथली चलता रहे, आसानी से चलता रहे, अच्छे तरीके से चलता रहे, तो वो उसके लिए क्या करता है, एस्टिमेशन लगा लेता है कि उसके लिए कितने हमको फंड्स चाहिए। तो फंड्स हमको कितने चाहिए इसकी करेक्शन, मतलब उसका जो करेक्ट डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो अगर हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारी कैपिटल हम गलत इकट्ठी कर लेंगे। कैपिटल या तो गलत चली जाएगी, ज्यादा चली जाएगी, या कम चली जाएगी, तो हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि अगर कैपिटल का पैसा हमारे पास ज्यादा आ गया, कैपिटल के लिए पैसा अगर हमारे पास ज्यादा आ गया तो क्या होगा, इंटरेस्ट का लॉस होने वाला है। कैपिटल का पैसा अगर कम आ गया तो फिर भी दिक्कत आएगी, ना तो हम प्रॉपर्टीज परचेज कर पाएंगे, ना डेली रूटीन के खर्चे टाइम पर पे कर पाएंगे। तो रिक्वायरमेंट का ज्यादा होना है कम होना हमारे लिए दोनों तरफ खतरनाक है। ये टॉपिक भी हमने पहले स्टडी किया था कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के टॉपिक में। तो यहां पर कह रहा है कि प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट एस्टिमेशन इंक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर विच आर इंकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन। तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, प्रोडक्ट, हमारी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या आएगी, उसके अंदर हम वो सारे खर्चों को भी लेके चलते हैं जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले होने वाले हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले भी तो खर्चे होते हैं ना, और जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा फिर तो खर्चे होने ही होने हैं, तो हमको सारे खर्चे लेके चलने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है पहली बात है, एक प्रोजेक्ट के अंदर लैंड एंड साइट डेवलपमेंट, मतलब हमारे पास लैंड को लेकर और साइट की डेवलपमेंट को लेकर सारी की सारी बातें आने वाली है। लोकेशन को लेकर तो बेसिक कॉस्ट लैंड की क्या होगी, उसका लेवल करने का कॉस्ट, डेवलपमेंट की कॉस्ट, रोड्स की, इंटरनल रोड्स की, कॉस्ट ऑफ गेट्स की, ये सारी की सारी बातें इसके अंदर आएगी। फिर इसी तरह से कॉस्ट हमको पता होनी चाहिए बिल्डिंग और सिविल वर्क की। तो हमारी जो बिल्डिंग्स होंगी, हमारे पास जो काम करने के ऑफिस होंगे, उनकी कॉस्ट क्या होने वाली है। इसी तरह से हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, कितने स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, मशीनरी किस टाइप की होंगी, ये सारी की सारी बातें। फिर काफी सारी मिसलेनियस फिक्स एसेट्स भी होती हैं, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, टूल्स हो गए, व्हीकल, हमारे पास काफी सारे लेबोरेटरी के एक्सपेंसेस होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, फायर लाइटिंग होती है, ये सारी की सारे हमारे पास पहले से इन सब की कॉस्ट भी हमको पता होनी चाहिए। फिर टेक्निकल नो हाउ एंड द इंजीनियर एक्सपेंसेस, कुछ चीजें ऐसी हमको नॉलेज लेनी होती है जो हमको सारे काम खुद को करने नहीं आते, क्योंकि एक बंदा सारे काम तो कर नहीं सकता, तो हमको टेक्निकल लोगों की भी हेल्प लेनी पड़ती है, उनसे भी ज्ञान लेना पड़ता है। जिनसे हम ज्ञान लेंगे, जिनसे सजेशन लेंगे, वो फ्री में तो देंगे नहीं हमको, उनको भी अमाउंट तो पे करना ही होता है, तो उनकी फीस लगा लो, उनसे सर्विसेज लेने की फीस लगा लो, तो उनकी सैलरीज लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये सारे के सारे एक्सपेंसिव। फिर कुछ इंटेंजिबल एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे पेटेंट के हो गए, लाइसेंस लेने के हो गए, कॉपीराइट के हो गए, ट्रेडमार्क के हो गए, तो ये एक्सपेंसेस भी आपके लगने वाले हैं। फिर कुछ हमारे कुछ और इश्यूज, कैपिटल इशू एक्सपेंसेस भी होते हैं, मान लो अपने को रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, मार्केट का सर्वे करवाना है, तो ये सारे उसके ऊपर भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे। अंडरराइटिंग का कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गए, एडवर्टाइजिंग होगी, पब्लिसिटी एक्सपेंस हो गए, स्टैंप ड्यूटी होगी, लाइटिंग के चार्जेस हो गए, लिस्टिंग के चार्जेस हो गए, ये सारे एक्सपेंसेस भी हमको फेस करने पड़ते हैं। फिर कुछ हमारे प्रोजेक्ट को एक्टिव करने से पहले के भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के, प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने के, स्टार्ट करने के, रेंट है, रेट है, टैक्सेस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं और इसकी कॉस्ट हमको पता होनी चाहिए। फिर कुछ हमको कंटीजेंसीज भी लेनी होती है, संभावित दायित्व। संभावित दायित्व आपको ध्यान है ना, जो आपके सिर के ऊपर खड़े पैर पे एकदम से दायित्व आ जाते हैं, प्रेजेंट में तो नहीं है, प्रेजेंट में तो आपके ऊपर खर्चा नहीं है, पर मान लो कोई आ गया तो कंटीजेंसीज के भी आपको कुछ एक्सपेंसिव लेके चलने पड़ते हैं। तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट के एस्टिमेशन के लिए इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है,
ये जो मैंने आपको 8-9 पॉइंट बताए ना, वही 8-9 पॉइंट इन्होंने सीरीज में लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर पूरा का पूरा उसका कॉस्ट की बात हो रही है, तो उसकी रिपोर्ट रेडी करने की बात हो रही है। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसमें कौन सी कॉस्ट आएगी? या तो मटेरियल की कॉस्ट आएगी, लेबर की आएगी, यूटिलिटीज की आएगी, या ओवरहेड की कॉस्ट आएगी। तो मटेरियल की कॉस्ट के अंदर तो आपको पता है, मटेरियल की बात करेंगे सारी की सारी। तो मटेरियल की कॉस्ट के अंदर हमारे पास मटेरियल का, कच्चे माल का, केमिकल्स का, कंपोनेंट्स का, कंज्यूमर स्टोर्स का, ये सारी की सारी बातें आने वाली हैं। पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये सारी बातें हमारी कहीं ना कहीं हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी स्टडी की थी। फिर इसी के साथ साथ हमारी अगर लेबर कॉस्ट की बात करें, तो जो कॉस्ट हम लेबर को पे करते हैं, लेबर को क्या पे करते हैं, वेजेस या सैलरी पे करते हैं, तो लेबर से कॉस्ट। तो लेबर की कॉस्ट से अब टोटल लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है और पर लेबर कितनी आ रही है, ये भी देख लेते हैं। डायरेक्ट कितनी आ रही है, इनडायरेक्ट कितनी आ रही है, सुपरवाइजर कितना लेगा, ऑफिस वाला कितना लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये सारी लेबर से रिलेटेड कॉस्ट, लेबर को हम कितनी कॉस्ट देंगे, कितने एक्सपेंस करने वाले हैं, उनको रिम्बर्स कितना करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा हमारा स्टाफ टू स्टाफ। फिर इसी तरह से हमारी तीसरी कॉस्ट है, ये है यूटिलिटी। यूटिलिटी कॉस्ट के अंदर क्या, सिंपल सी बात, हमारा जो बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, ये सारे खर्चे होते हैं, ये सारे के सारे हमको इसमें लेके चलने पड़ते हैं, ये यूटिलिटी। फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस के अंदर आपको पता है ना, रिपेयर का, मेंटेनेंस का खर्चा, रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, रिपेयर करवानी है, मशीनरी के खर्चे हैं, बार बार हमको कुछ और करना पड़ रहा है, टैक्सी के खर्चे हैं। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हम इसके अंदर लेके चलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर फिर इन्होंने चारों का टोटल कर दिया, देखो, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इन चारों को टोटल कर दिया तो टोटल लिख दिया। फिर चारों के अंदर हमको क्या ऐड करना है, कंटीजेंसी। पीछे वाले स्लाइड में, पीछे से पीछे वाली स्लाइड के अंदर हमारा जो 9th पॉइंट था ना, कंटीजेंसीज, तो यहाँ पर कंटीजेंसीज भी ऐड कर देना। कंटीजेंसीज जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर इसी तरह से हमारे पास, आपको पता है, हमने वर्किंग कैपिटल का टॉपिक भी स्टडी किया था। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को हमने स्टडी किया था कौन से सब्जेक्ट में, हमारा ये वाला सब्जेक्ट आया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट स्टडी किया था तो वहां पर हमारे पास वर्किंग कैपिटल के दो कॉन्सेप्ट आए थे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को ये क्या कह रहे थे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि करंट एसेट्स का टोटल, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और अगर नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या थी, करंट एसेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देता हूं, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। ये टॉपिक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कहां पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका फोल्डर होगा, उस फोल्डर के हेड में आप स्टडी करके देखना, तो वहां पर आपको ये सारे टॉपिक स्टडी करने को मिल जाएंगे वर्किंग कैपिटल को लेकर भी। फिर वर्किंग कैपिटल हमारे पास दो टाइप की होती थी, फिर कौन कौन सी, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल एंड द वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ये वाली जो कैपिटल होती है ना, देखो, ये वाली कैपिटल, ये तो होगी फिक्स वर्किंग कैपिटल। इतनी कैपिटल तो हमको हमेशा चाहिए होती है, हर बार चाहिए होती है, पूरा साल हमको इतनी कैपिटल तो चाहिए, दैट इज फिक्स वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत हमारी बदलती रहती है, दैट इज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, कभी कभी वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, कभी ज्यादा चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, दैट इज वो टेम्परेरी। मतलब हमको बिजनेस में इतनी वर्किंग कैपिटल तो चाहिए, बट कुछ वर्किंग कैपिटल बदलने वाली भी होती है, तो उतनी वो वाली भी चाहिए होती है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। फिर जो बिजनेस ग्रो कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो उसकी वर्किंग कैपिटल मान लो ऐसे बढ़ ही रही है, ये तो होगी, पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो वर्किंग कैपिटल इतनी फिक्स चाहिए थी, फिर इतनी फिक्स चाहिए थी, फिर इतनी वर्किंग कैपिटल तो चाहिए थी, बट ये वाली लाइन भी आप आगे और बढ़ा दो तो ये बन गई टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। मतलब कुछ बिजनेस जब ग्रो करते हैं तो उनकी वर्किंग कैपिटल की जो फिक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बढ़ती जाती है, पर उसके कंपैरिजन में देखें तो हमारी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल हमको चाहिए होती है, तो यहां पर हमारी होगी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारा वही का वही ग्राफ है, देखो, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल पहले इतनी चाहिए थी, फिर इतनी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि जो स्टार्टिंग में आपको वर्किंग कैपिटल फिक्स चाहिए थी वही चाहिए हमेशा। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती जाती है, पर इसके साथ साथ हमारा वर्किंग कैपिटल जो वेरिएबल वाला है वो तो रहता ही रहता है, वो तो हमको बिजनेस के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। कभी सीजन डाउन है तो वर्किंग कैपिटल कम, वर्किंग कैपिटल सीजन ठीक है तो ऐसा।
प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, जल्दी बिक रहा है, तो वर्किंग कैपिटल हमको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो वैसे ही वो चलती रहती है। फिर ये टॉपिक भी हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। बिजनेस का साइज, बिजनेस का हमारा नेचर कैसा है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ, एक्सपेंशन, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, तो ये सारे के सारे टॉपिक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे कि वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपका फोल्डर है, सब्जेक्ट है, उसके अंडर में हमने एक टॉपिक स्टडी किया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर। तो वहां पे अगर आप जाएंगे, समझेंगे, तो ये सारे टॉपिक जो वर्किंग कैपिटल को लेकर थे हम स्टडी कर चुके थे। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, ये सारे टॉपिक हम स्टडी कर सके थे। इसके साथ साथ हमने ये भी स्टडी किया था कि वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टडी होने जा रहा है दैट इज मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस। अब हमारे मन में आएगा कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारी इस सब्जेक्ट में कैसे आ गया। अरे सिंपल सी बात है, सोच के देखो, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, बिजनेस को खड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। तो जब वो एंटरप्रेन्योर बिजनेस को खड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है, तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को देखेगा, फिर वो कुछ डेटा कलेक्ट करेगा, फिर मार्केट का कंडक्ट सर्वे करने वाला है, मार्केट की फिर वो खास बात देखेगा, मार्केट की क्या खास बात है, फिर वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड की फोरकास्टिंग करेगा, फिर वो मार्केट की प्लानिंग करेगा। तो ये 6 के 6 पॉइंट किस में आ रहे हैं, मार्केट की डिमांड और एनालिसिस के अंदर आ रहे हैं। मतलब मार्केट की जो हम मार्केट के बारे में हम देखेंगे, डिमांड को भी साथ साथ स्टडी करेंगे, तो उसको यहां पर स्टेप्स की बात आ रही है। सीटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक पूरा देख लेना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में हम ऑलरेडी टॉपिक स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। फिर देखो हमारा जो स्टेप्स इन्वॉल्व है यहाँ पर, वो स्टेप्स मैंने 6 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से आई थिंक 6th पार्ट हमारा पीडीएफ में नहीं आया, बट हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम ऑब्जेक्टिव की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, मतलब हमारे प्रोडक्ट के बायर कौन कौन से हैं, टोटल करंट डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट का साइज कौन सा है, कस्टमर कौन कौन से खरीदने चाहते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसा है जो कस्टमर खरीदना चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, वो कौन सा प्रोडक्ट पसंद करते हैं, उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट कन्वीनियंट रहता है, सुपीरियर कौन सा है प्रोडक्ट उनके लिए, फिर सुटेबल कौन सा है, मतलब उनको अगर हम प्रोडक्ट पहुंचाएं तो प्रोडक्ट पहुंचाने का जो रास्ता है वो कौन सा सुटेबल है, फिर हमारे पास जो सेल है, सेल हमारी कैसे हो सकती है, इमीडिएट सेल करें तो इमीडिएट सेल कैसे हो सकती है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो पहले क्या करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये देख लेते हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, काफी सारा डेटा हम इकट्ठा करते हैं, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास कुछ प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा होता है, तो ये भी हमने किसी सब्जेक्ट के अंडर में स्टडी किया था। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा कहां पे स्टडी किया था, स्टैटिस्टिक्स के अंदर में। स्टैट के अंदर मैंने देखा था कि जब हम डेटा खुद कलेक्ट करते हैं, कौन सा होता है, प्राइमरी डेटा। जब हम किसी दूसरे का कलेक्ट किया हुआ डेटा खुद के पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वो डेटा बन जाता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। फिर अब देखो सेकेंडरी डेटा के लिए हमारे पास डेटा कहां से आ सकता है, सेकेंडरी डेटा के लिए हमारे पास डेटा आ सकता है सेंसस ऑफ इंडिया के मेथड से, नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट, प्लान रिपोर्ट, या इंडियन यूनियन की जो स्टैटिकल रिपोर्ट है। तो ये सारा डेटा इकट्ठा तो किसी और ने किया है, कलेक्ट तो किसी और ने किया है, पर हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वहां से डेटा को क्या कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं, खुद के पर्पस को पूरा करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, मार्केट की या डिमांड एनालिसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई किया, फिर मैंने सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे वाले डेटा को उठा सकते हो, इंडस्ट्रीज के जो एनुअल सर्वे है वहां से डेटा उठा सकते हो, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेटा है वहां से उठा सकते हो, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मंथली बुलेटिन की रिपोर्ट होती है वहां से ले सकते हो, या हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन की सिलेक्टेड रिपोर्ट होती है, मंथली बेसिस पर रिपोर्ट होती है, वहां से ले सकते हो, या हमारे पास कुछ अदर पब्लिकेशन है। तो ये सारे सोर्सेज वो हैं जो सेकेंडरी डेटा को लेकर है, और वहां से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं खुद के पर्पस को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई किया, स्पेसिफिकेशन की, फिर मैंने क्या किया, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया, फिर मैं क्या करने वाला हूं, अब मार्केट का सर्वे करने वाला हूं।
तो सेकेंडरी डेटा आने के बाद हम क्या करते हैं, मार्केट का सर्वे करते हैं। तो मार्केट के सर्वे के अंदर हम क्या सोचेंगे, टोटल डिमांड कितनी है, डिमांड की ग्रोथ कितनी है, और डिमांड की कौन कौन से सेगमेंट है, जो इंसान खरीदते हैं उनका खरीदने का मोटिव क्या होता है, परचेज प्लांट इंटेंशंस क्या है। तो ये सारी की सारी बातें किसी में आएगी मार्केट के सर्वे के अंदर। तो हम क्या करते हैं, मार्केट का सर्वे करते हैं। और जब भी हम सर्वे करते हैं तो सर्वे हमारा सेंसस सर्वे भी हो, सर्वे हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हम पूरा का पूरे सर्वे करें, एक एक बंदे के ऊपर सर्वे करें, या हम सैंपल सर्वे करें। तो जब हम एक एक बंदे के ऊपर एक भी पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते तो वो होता है सेंसस सर्वे। ये टॉपिक भी स्टैट में आता है। और अगर हम सैंपल वाला लेना चाहते हैं, हमारे पास टाइम इतना सारा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर एरिया की ऊपर स्टडी कर लेंगे, तो वो हो गया सैंपल सर्वे। फॉर एग्जांपल आपको किसी कॉलेज के अंदर 2000 बच्चों पे स्टडी करनी है, तो अगर आप एक एक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक बच्चे के ऊपर डिटेल इकट्ठी करते हैं, तो वो हो गया सेंसस मेथड। अगर आप 2000 बच्चों के ऊपर स्टडी ना करके आपने सिर्फ 200 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया, जो 200 बच्चों का डेटा आया वो आपने सोचा कि 2000 का भी वही डेटा होगा, तो आपने यहाँ पर क्या यूज किया, सैंपल। तो यहाँ पर सैंपल सर्वे के अंदर क्या हो रहा है, सैंपल सर्वे के अंदर यहाँ पे स्टेप्स है। सबसे पहले हम टारगेट पॉपुलेशन को देखते हैं। टारगेट पॉपुलेशन हमारी कौन सी होगी, इनकम के अकॉर्डिंग होगी, एज के अकॉर्डिंग होगी, एजुकेशन के अकॉर्डिंग होगी। पहले सबसे टारगेट ऑडियंस देखते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, सैंपल की जो स्कीम होती है उसको आप सिलेक्ट करते हो, उस सैंपल का साइज भी देखते हो। सैंपल का साइज आप कितना लेने वाले हो, 200 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 का, कितने का। तो सैंपल का साइज भी देख लेते हो। फिर आप अपने क्वेश्चन रेडी करते हो। क्वेश्चन रेडी करने के बाद या तो आप खुद मार्केट में उतर जाते हो या दूसरों को आप ट्रेंड करते हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, या तो हम खुद को थोड़ा भी डेवलप करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, कैसे बात करेंगे, या लोगों को आप ट्रेनिंग दोगे। ट्रेनिंग देने के बाद जब वो लोग मार्केट में उतर जाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरे लोगों से हम डिटेल इकट्ठा लेने वाले हैं। डिटेल करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने वाले हैं। ये देखेंगे जो डेटा मैंने इकट्ठा किया है वो प्रॉपर है या नहीं है, जिस पर्पस के लिए मुझे डेटा चाहिए था वो उस काम को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। अब मैं उस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करने वाला हूं, अच्छे से एनालिसिस करूंगा और वो अपने उसमें से मैं क्या निष्कर्ष निकालने वाला हूं। तो ये सारी की सारी किस पे बातें आ गई, आपने जब मार्केट का सर्वे करना था। सर्वे करने के अंदर मार्केट के सर्वे करने की बात ही बता दी इन्होंने, फिर ऊपर से इन्होंने सैंपल सर्वे के हमारे पास मेथड ही बता दी है। फिर आगे जो बात है, जो मार्केट की जो खास बात होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या देखा था कि आप मार्केट को उसकी खास बात के ऊपर डिवाइड करने वाले हो। पहली बात आप ये देखोगे कि प्रोडक्ट की डिमांड और सर्विस कितनी है। फिर मार्केट के सेगमेंट देखोगे, मार्केट को हमने कैसे डिवाइड किया, प्रोडक्ट के नेचर के बेस पर, कंज्यूमर ग्रुप के बेस पर, एक ग्राफिकल डिवीजन के बेस पर। फिर आप जब मार्केट को जब डिवाइड कर रहे हो तो मार्केट के अंदर आप प्राइस को भी देखोगे। प्राइस हमारा कौन सा हो सकता है, प्राइस के अंदर आपने मैन्युफैक्चर का प्राइस भी देखोगे, इंश्योरेंस कॉस्ट, फ्रेट, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, इन सारी बातों को ध्यान में रखने वाले हो। फिर आप ये भी देखोगे कि मार्केट के अंदर हमारे पास जो गुड्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल्स का जो प्रमोशन करना है वो कैसे होगा। फिर मार्केट के अंदर हम कंज्यूमर को भी देखेंगे, कंज्यूमर हमारा किस टाइप के हैं, कंज्यूमर वालों का एज ग्रुप ज्यादा है कम है। तो ये सारी बातें भी हम कहाँ पे करने वाले हैं, मार्केट के अंदर करने वाले हैं। कंपटीशन देखेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखेंगे। तो ये सारी की सारी बातें हमारी 4th पॉइंट में कवर हो रही थी। फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डिमांड की फोरकास्टिंग करने वाले हैं। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिमांड की फोरकास्टिंग करेंगे। क्या वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतर पाएगा, नहीं उतर पाएगा, सेल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सारी की सारी बातें। तो यहां पर हमारे पास डिमांड फोरकास्टिंग के हमारे पास एक तो क्वालिटेटिव मेथड है, एक क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वालिटेटिव मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, हमारे एग्जीक्यूटिव की ज्यूरी होगी, उसको मैं क्या करने वाला हूं, उनसे मैं ओपिनियन लेने वाला हूं। तो उनसे मैं उनकी सोच विचार लेने वाला हूं, वो मुझे बताएंगे कि मैं मार्केट के अंदर प्रोडक्ट उतार पाऊंगा, नहीं उतार पाऊंगा। तो ये अपनी नॉलेज मेरे से शेयर करेंगे और ये मेथड बहुत इजी है और इस मेथड के अंदर टाइम बहुत कम लगता है। बट उसके अंदर क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों से इंफॉर्मेशन ली है, वो एक्सपर्ट भी हैं और उस टॉपिक को लेकर वो नॉलेज भी रखते हैं, तो ये उनकी पर्सनल जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मैं उनकी बातों के ऊपर विश्वास करूं कि ना करूं, क्योंकि हर किसी की जजमेंट अलग अलग होने वाली है। दूसरा मेथड क्या है, डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मेल से सर्विस करने वाले हैं। मान लो सबको हमने मेल लिख दिया, उस मेल से मैंने क्वेश्चंस भेज दिए,
वो क्वेश्चन मैंने एक्सपर्ट से पूछे हैं, काफी सारे एक्सपर्ट है, मैंने सबको सर्वे एक क्वेश्चन लिखकर भेजे, उन क्वेश्चन का जवाब वो लोग देंगे। अब उन क्वेश्चंस के आंसर के बेस पर मैं मार्केट को एनालिसिस करूंगा कि उनके जो जवाब आए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर उतरूं कि ना उतरूं, डिमांड कितनी होगी। तो उन सभी के आंसर के बेस पर मैं मार्केट के अंदर डिमांड की फोरकास्टिंग करने वाला हूं। तो पहला था डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर क्वालिटेटिव मेथड, फिर हमारा आगे आएगा क्वांटिटी मेथड। क्वांटिटी मेथड के अंदर ट्रेड प्रोजेक्टेड एनालिसिस है, कुछ टैक्टिकल मेथड होते हैं, तो ये सारी की सारी बातें आती रहती हैं। ये जैसे हमने देखा था ना स्टैट के अंदर कुछ मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, ये सारे के सारे। फिर इसी तरह से हमारे, बस आप ही मेथड्स के नेम याद रख लेना, इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है हमारा कौन सा चल रहा है, डिमांड फोरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटी मेथड, फिर हमारे पास ये हो गया कैजुअल मेथड, चेन रेशियो मेथड, कंज्यूमर लेवल मेथड एंड द एंड यूज मेथड। तो बस आपसे एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ऐसे कौन कौन से मेथड होते हैं। अब बात आती है कि डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज होती हैं, मतलब अनिश्चितताएं। जब हम डिमांड के बारे में फोरकास्टिंग करते हैं तो वहां पर हमको कहां कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमको कहां कहां पे अनसर्टेनिटीज लगती है कि हम गलत हो सकते हैं वहां पर। तो पहला बात है हमारे पास इन एडुकेसी ऑफ द डेटा। जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा अगर हम देखें तो डेटा हमारे लिए वो गलत भी हो सकता है। वो डेटा प्राइस को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, क्वांटिटी को लेकर, कॉस्ट, इनकम, सब इनको लेकर भी हमारे पास उसकी इन एडुकेसी हो सकती है, हमारे पास डेटा प्रॉपर अवेलेबल ना हो। फिर मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, मैंने यहाँ पे भी क्या देखा था कि फोरकास्टिंग की क्वांटिटी मेथड, क्वालिटी मेथड और कैजुअल मेथड भी है, तो मेथड्स के बारे में भी आप देख लेना। तो ये मेथड्स भी डिसाइड करवाएंगे कि आपकी वो फोरकास्टिंग अनसर्टेनिटी कितनी है। इसी तरह से इन्वायरमेंट में आने वाले चेंज, इन्वायरमेंट में आने वाले चेंज के अंदर क्या क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल चेंज, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ग्लोबल लेवल पर मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड लेवल पर चेंज, रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज में चेंज, नेचुरल क्लैमिटीज, इन सारे चेंजेस के बारे में भी हम देखने वाले हैं। इन सारे चेंजेस के साथ साथ आप देख लेना हमारे साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। तो डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर कुछ अनसर्टेनिटीज भी होती हैं, ठीक है।